आज यह जिस पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, यह भारत का संविधान है। हम सब ने किसी न किसी रूप में इसको देखा होगा, पर इस पुस्तक का आकल्पन इस प्रकार से किया गया है कि यह बहुत सरल सुबोध भाषा में भारत के संविधान की महिमा का बखान करती है और आम जन को, विशेष रूप से युवा और विद्यार्थियों में संविधान के प्रति आस्था जागृत हो, इसी भाव से इस पुस्तक का लेखन और प्रकाशन किया गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय संविधान का मान सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस घोषित किया है। उनका मानना है कि उनकी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक के लेखक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर भाई मकवाना सामाजिक जीवन के प्रखर अभ्यासी हैं। समसामयिक सामाजिक समस्याओं के चिंतन एवं मंथन में उनकी एक प्रभावी भूमिका है। वे प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय समिति के सदस्य भी हैं। उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चित और बहुप्रशंसित हुई हैं। वे सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के विषयों पर विशेष रूप से लेखन करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया आएं, हमें संबोधित करें। किशोर भाई मकवाना। आज जिस किताब का, पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है, ये पुस्तक वास्तव में संविधान को लेकर तो अनेक पुस्तकें हैं, अनेक विद्वानों ने लिखी हैं, मगर हमें लगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, उन्होंने अनेक बार कहा है कि ये जो संविधान है, ये संविधान खास करके बच्चे, युवा और विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए। तो उनका जो संकल्प है वही लेकर ये पुस्तक का सर्जन हुआ है। और कल भारतीय संविधान दिवस है और आज उसके एक दिन पूर्व ये पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। मगर आज का दिन भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 25 नवंबर 49 को संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने ये प्रारूप संविधान सभा को अर्पित किया था। तो अपने आप में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में क्या बातें हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका संकल्प क्या है, संविधान निर्माताओं का क्या सपना था, वो सब बातें जिनको सुनने के लिए मैं भी लालायत हूं, ऐसे आदरणीय मेघवाल जी और पूर्व न्यायमूर्ति जी काफी बातें रखेंगे। तो संविधान की सब बातों में मैं न जाते हुए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किस कल्पना से, किस सपना लेकर, किस संकल्प लेकर, किस उद्देश्य को लेकर ये भारतीय संविधान की रचना की होगी। आखिर ये भारतीय संविधान क्यों भारतीय लोकतंत्र का आत्मा माना जाता है। उन्होंने कुछ बातें
संविधान सभा में 25 नवंबर को जो रखी थी, वो थोड़ी बातें संक्षिप्त में मैं बताऊंगा ताकि आपके ध्यान में रहे कि बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या सोचा था। उन्हीं की बातों में मैं बताता हूं। उन्होंने 25 नवंबर को जो ऐतिहासिक प्रवचन दिया था, ये ऐतिहासिक इसलिए है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 प्रवचन किए थे मुख्यतः। उनमें 25 नवंबर को उन्होंने जो प्रवचन दिया था वो वास्तव में ऐतिहासिक है। भारत किस दिशा में जाना चाहिए, भारतीय लोकतंत्र का क्या संकल्प होना चाहिए, भारतीय राजनीतिक और भारतीय जो जनता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये सब बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 नवंबर को बताई है। उन्होंने पहले प्रारंभ में ही कहा है कि ये संविधान सभा में मैं अछूत लोगों की सेवा कर सकूं, इस उद्देश्य को लेकर ही संविधान सभा में मैं आया था। मगर संविधान सभा मुझे भारत की सेवा करने का मौका देगी, ये मैंने सोचा नहीं था। ये उन्होंने प्रारंभ में ही कहा। बाद में उन्होंने कहा है कि ये संविधान जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 11 दिन में तैयार हुआ, उसकी उन्होंने बात की है। उन्होंने जो आज बातें हो रही है संविधान बदल देंगे वगैरह, जो एक झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने उसी समय कहा था कि संविधान का विरोध कौन कर रहे हैं, कौन से वो जो लोग हैं वो संविधान को कुचलना चाहते हैं। उसी समय उन्होंने बता दिया था। उन्होंने, उनके स्वयं के शब्द है बाबा साहब आम्बेडकर के, कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से संविधान को धिक्कारा जा रहा है। वे क्यों धिक्कारते हैं इस संविधान को? बाबा साहब, इस सवाल का जवाब बाबा साहब आम्बेडकर स्वयं देते हैं कि कम्युनिस्ट तानाशाह के आधार पर संविधान चाहते हैं, मगर ये जो संविधान है वो भारतीय लोकतंत्र को पुष्ट करने वाला संविधान है। ये चेतावनी भी बाबा साहब आम्बेडकर ने दी है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात की वो है कि इस राष्ट्र का, इस भारत का जो भविष्य है उसको लेकर मेरा जो मन है वो चिंतित है। आखिर बाबा साहब आम्बेडकर की चिंता क्या थी संविधान को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर? वो भी बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। वो सवाल पूछते हैं संविधान सभा में कि क्या हम इस ये जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी रक्षा कर पाएंगे? उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि भारत पहले स्वतंत्र था, ऐसा नहीं था, मगर भारत गुलाम क्यों बना? बाबा साहब आम्बेडकर जवाब देते हैं कि भारत गुलाम इसलिए बना कि इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जो गद्दारी से भरे हुए हैं। उनसे वो बाबा साहब आम्बेडकर हमें सावध रहने की बात करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक जो आक्रमण हुआ, और आक्रमण के समय इसी देश के कुछ गद्दारों ने किस प्रकार गद्दारी की थी उसकी भी बात की है बाबा साहब आम्बेडकर ने। बाबा साहब आम्बेडकर ये भी कहते हैं कि प्राचीन काल में भारत में लोकतंत्र नहीं था, ऐसा नहीं है। भारत में शताब्दियों से, हजारों साल से भारतीय जो लोकतंत्र है वो विद्यमान था। जिस प्रकार वर्तमान लोकसभा में जिस प्रकार की नियमावली है वैसी ही नियमावली उस समय भी थी, वो भी बात करते हैं बाबा साहब आम्बेडकर। बाबा साहब आम्बेडकर एक बात कहते हैं कि संविधान टिकेगा या नष्ट होगा, इसका आधार केवल राजनीतिक लोगों पर नहीं,
जनता पर भी है, यह भी बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होने के लिए 3 बातें बाबा साहब आंबेडकर ने कही। एक बात कही कि अपने सामाजिक एवं लोक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें संवैधानिक मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि रक्त रंजित मार्गों से दूर रहना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि असहयोग, सत्याग्रह, कानून भंग जैसे मार्गों से संभवतः हमें दूर रहना चाहिए। ये मार्ग कुछ नहीं, केवल देश में अराजकता फैलाते हैं। अंत में बाकी तो काफी उन्होंने कहा है, मगर उनका कहना है बाबा साहब आंबेडकर का कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये जो शब्द है वही लोकतंत्र का आधार है। उसी में बाबा साहब आंबेडकर बंधुत्व को सबसे प्रमुख बात करते हैं। और जब तक इस भारत के अंदर बंधु भाव नहीं बहेगा, तब तक ये जो सामाजिक जो विषमता है, उसकी जो दीवार है वो ध्वंस नहीं होगी। अंत में एक बात कहकर मैं मेरी बात पूरी करूंगा, जो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था। अंत में बाबा साहब आंबेडकर अपने प्रवचन में कहते हैं कि लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाए जाने वाले राज्य, इसी सिद्धांत की मूर्ति हमने संविधान रूपी मंदिर में स्थापित की है। यह संविधान की मंदिर या पवित्र सुरक्षित रखना है। संविधान रूपी जो मंदिर है वो सुरक्षित रखना है एवं पवित्र रखना है। तो फिर हमारे मार्ग में कोई बात गलत न हो, वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। अंत में बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि लोगों द्वारा चलाए गए राज्य से बेहतर है लोगों के लिए चलाए जाना वाला राज्य, ये होना चाहिए। और देश सेवा का यही एकमात्र मार्ग है। तो संविधान की रचना करते समय बाबा साहब आंबेडकर का सपना क्या था, ये उन्होंने 25 नवंबर को बताया था। और भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसके 2 अध्याय में है। एक है मौलिक अधिकार और दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक। ये 2 बातें संविधान की प्रमुख जो आधार है वो है। तो ये सभी सरल भाषा में संविधान की जो ये पुस्तक है उसमें रखा है। और इस पुस्तक की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि संविधान की जो मूल प्रत है उसमें जो चित्र दिए हैं बाबा साहब आंबेडकर रचित इस संविधान में, वो चित्र भी इसी में दिया है। और ये पुस्तक ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। और आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आदरणीय पूर्व न्यायमूर्ति जी और आदरणीय मेघवाल जी इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए उनका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। अस्तु। भारत माता की जय। धन्यवाद किशोर भाई, आपने बहुत सरल शब्दों में और बहुत सूक्ष्मता से आपने अपनी पुस्तक की प्रस्तावना प्रस्तुत कर दी। अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम एकत्र हुए हैं। मैं माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय न्यायमूर्ति जी से आग्रह करता हूं, कृपया पुस्तक का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। यह पुस्तक आज विशेष मूल्य पर उपलब्ध है। जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। आज के इस समारोह को अपनी घर में उपस्थिति से विशेषता प्रदान कर रहे माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अध्यक्ष हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आप 1997 से 99 तक पंजाब सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे। 2002 से 2016 तक
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रहे। 2016 में पटना उच्च न्यायालय में पदस्थ हुए और 2017 तक वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कार्य किया। तदुपरांत आप मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। नवंबर 2018 में आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए और अक्टूबर 2022 तक आप पदस्थ रहे। आपने समाज हित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश हैं, उनका काम जजमेंट देना है, बोलना नहीं है। हम लिख सकते हैं, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बोलने का काम अर्जुन राम जी का है। मैं एक छोटी सी बात ही रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर को 1949 में एक्सेप्ट किया गया, उसमें लगता है मुझे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसकी कार्य कैसे करना चाहिए। अच्छा, उसका थोड़ा सा मिस डायरेक्शन हुआ है। जबकि जो हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टरी प्रिंसिपल पे था कि हमने ये करना चाहिए, कि उसमें संविधान के प्रति, देश के प्रति क्या करना चाहिए, उसका ज्यादा महत्व था। पर अनफॉर्चुनेटली हमने राइट्स पे ज्यादा स्ट्रेस दिया कि राइट ऑफ लिबर्टी होना चाहिए, राइट ऑफ स्पीच होना चाहिए। उस राइट ऑफ स्पीच को कितना मिसयूज करें वो भी हमारा अधिकार है। ये सब बातें जो हैं मेरे हिसाब से वो मिस डायरेक्शन हुई। हमें डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स को ज्यादा वाज द गोल ऑफ द कंट्री, वो नहीं हुआ। जब गोल नहीं हुआ तो 1976 में एक आर्टिकल अमेंड किया गया, ऐड किया गया, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज। वो भी था कि आप अपने पर्यावरण को देखेंगे, अपना हिस्ट्री को देखेंगे, अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। पर वो भी, उसको भी इन्फोर्स नहीं किया गया, उसको इन्फोर्सेबल भी नहीं था। पर उसको डर, एक मोटो होना चाहिए कि ये हमने करना है। ये दो बातें हम शायद इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी, हमें वो करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए। Directory principles was the goal of the state, and the fundamental duties was the responsibility of the citizens to follow. ये दोनों चीजें अगर होती तो आज देश का कुछ अलग ही नजरिया होता, अलग ही काम करने का होता। एक बड़ी इन्होंने इस पुस्तक में किशोर जी ने किया है, इसमें 12 पेंटिंग्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अगर आज के दिन कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसमें ज्यादातर फोटोज राम, कृष्ण, हनुमान जी की ऐसी फोटोज हैं। नेताजी सुभाष चंद्र जी की भी हैं, जिनको आज लोग एक तरह से भूले हुए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पे उनका स्टैचू करके एक याद कराया गया। बाकी सब बातें जो हैं उसमें पूरी हिस्ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी का फोटो है, ये सब हाथ से पेंटिंग्स की हुई एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, जिसको आज हम नहीं भूल गए हैं। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की फोटोकॉपीज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिसिटी और उनके बेचती हैं। मेरे पास कॉपीज हैं उसकी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। उसको देखने से बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो संविधान फ्रेमर्स थे उन्होंने कितना सोचकर हर चीज को ये संविधान बनाया। ये हमारी जिम्मेवारी है, हम संविधान को ठीक से चलाएं। उसके जो मेन रूप है कि डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको हम पालन करें, ये बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज के मुख्य वक्ता अर्जुन राम जी को मंच सौंपता हूँ। थैंक यू।
नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। परसों सर का स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल था, फिर भी उन्होंने आकर बहुत कृपा की है। हमारे अग्रज अभिभावक माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी राजनीति में शुचिता, प्रामाणिकता, पारदर्शिता और कर्मठता का पर्याय हैं। वे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे और फिर समाज को किंचित योगदान देने की दृष्टि से राजनीति में सक्रिय हुए और 2014 में पहली बार आप लोकसभा के सांसद बने। उसके बाद 2019 में क्षमा चाहता हूँ मैं, 2014 में आपको केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट राज्य मंत्री का दायित्व मिला। वे भारत के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। वर्तमान में विधि एवं न्याय मंत्री हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। आज से हम सब जानते हैं संसद सत्र प्रारंभ हुआ है, कितनी भारी व्यस्तता है, पर इस विषय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है कि वे यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका सामाजिक चिंतन हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने पारिवारिक जीवन की बहुत गहन सूक्ष्मता से अध्ययन किया और उसको अपने अनुभवों के आधार पर पुस्तक रूप दिया। उनकी 2 पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई हैं, दाम्पत्य जीवन को केंद्र में रखकर। वे इसलिए एक लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और कुशल प्रशासक भी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को स्वागत करता हूं। आए, हमें संबोधित करें। आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी। वो मेरी दोनों पुस्तकें प्रभात जी ने छापी है, इसलिए इनके लिए ताली बजा दो आप जोरदार। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित प्रसिद्ध लेखक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना जी द्वारा लिखित पुस्तक विद्यार्थियों हेतु भारत का संविधान के लोकार्पण का आज कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी, जैसा कि इनका परिचय पूरा दिया गया, ये सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हैं और न्यायमूर्ति भी बहुत अच्छे रहे हैं और अभी आर्बिट्रेशन के सेक्टर में भी बड़ा काम ये कर रहे हैं। इंडिया को आर्बिट्रेशन का हब बनाना है, इस दिशा में ये लगे हुए हैं माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी। और हमारे किशोर मकवाना जी, जिनका परिचय भी किया, और बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही, लेकिन लेखक भी बहुत शानदार हैं। इसके लिए भी जोरदार आप ताली बजा के स्वागत करें। प्रभात कुमार जी, पीयूष जी मेरे सामने बैठे। मैं सोच नहीं रहा था ये विद्यार्थी हैं या नहीं है, क्योंकि आज का प्रोग्राम खाली किशोर मकवाना जी ने ये जो किताब लिखी है, ये लिखा है विद्यार्थियों हेतु, लेकिन 2 ऐसे महापुरुष बैठे हैं, श्री सत्यभूषण जैन साहब, आप भी विद्यार्थी हो क्या, और श्री आर जी धानुका जी, प्रणाम। ये कह रहे मैं तो उम्र भर ही सीखता हूं, तो ये आज सीखने का ही कार्यक्रम है। और हमारे रामचंद्र जी भी बैठे हैं, सबको नमस्कार करते हुए मैं मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। देखिए, ये संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, इसमें आर्टिकल पहले क्यों आए, बाद में कौन सा आया, उसके बाद किस आर्टिकल की ज्यादा महत्व है, इसका आधार स्तंभ क्या है, पिलर क्या है संविधान को, ये सब चीजें इसमें बहुत रोचक तथ्य के साथ किशोर मकवाना जी ने प्रस्तुत किया है विद्यार्थियों के लिए जो सीखना चाहते हैं। विद्यार्थी की उम्र तय नहीं है जी, हाँ, जो सीखना चाहते हैं वो विद्यार्थी है। इसलिए किशोर मकवाना जी के लिए ताली बजा के स्वागत करें। अब मैंने चर्चा के दौरान एक चीज इनसे पूछी और मैंने कई जगह उसका जिक्र भी किया कि जब ये विषय आया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 हमारे संविधान के आधार होंगे। ये बाबा साहब ने भी कहा, औरों ने भी कहा, संविधान सभा के सदस्यों ने भी कहा। लेकिन संविधान लिखते समय विषय आया कि लिबर्टी पहले लें या इक्वलिटी पहले लें। सेक्रेटरी साहब, आपको तो पता ही होगा, श्रीनिवास जी बैठे हैं, लिबर्टी पहले लें या इक्वलिटी पहले लें, यह विषय चर्चा का आया हुआ। लेकिन बाबा साहब खड़े हुए
उन्होंने कहा ठीक है, आपने ये कहा कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये शब्द लिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वहां बहुत अच्छी चर्चा होती थी संविधान सभा में। बाबा साहब ने कहा ये हमारे ही शब्द हैं, हम उस समय गुलाम थे, इसलिए लोगों ने लिख दिया कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शब्द है, रूसों के शब्द हैं। रूसो जो क्रांतिकारी नेता था, उन्होंने कहा हमें जार का शासन नहीं चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी चाहिए। लेकिन हमारा तो गणराज्य वैशाली में पहले ही था। गणराज्य जब आता है तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आ ही जाती है। लेकिन आज जब हम संविधान बनाने के लिए बैठे हैं, तब मेरे हिसाब से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इक्वलिटी है। तो जब ये चर्चा हुई तो उन्होंने कहा साहब लिबर्टी पहले लेना चाहिए चर्चा में। उन्होंने कहा मेरे हिसाब से इक्वलिटी पहले लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि संविधान के जो आर्टिकल 14 से लेकर 14 से लेकर 18 तक जो हैं, वो इक्वलिटी वाले आर्टिकल पहले हैं और स्वतंत्रता वाले उसके बाद हैं। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ये भी कहा आगे कि अगर समानता जिंदा रही और हमारा समाज समान हो गया, हमारे समाज में पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली इक्वलिटी आ गई, उस दिन हमारी स्वतंत्रता भी जिंदा रहेगी। अगर समानता नहीं आई तो स्वतंत्रता भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये बाबा साहब ने उस समय भी कहा था। कितना बड़ा उनका ये कोट है। और फ्रेटर्निटी का भी जो विषय आया वो भी उन्होंने ही पेश किया। कहां पे? संविधान सभा में। और एक जिक्र आता है, मेरे पास समय चूंकि 2-4 मिनट का ही है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वहां एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है संविधान दिवस की, लेकिन एक विषय आता है, एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक बहुत बड़े संत हुए थे, बड़े विद्वान थे, स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, कलकत्ता रहते थे, बंगाल के। सुबह सुबह पार्क में घूमने गए, तो वापिस जब आए तो बग्गी थी उनके पास। तो एक पार्क के गेट के बाहर एक इंसान अचेत था। उन्होंने कहा इसके क्या हुआ, पता करो। तो उन्होंने कहा साहब ये तो अनकॉन्शियस है। बोला भी इसको उठा लो और ले लो घर पे। तो वो घर पे ले आए। उनके साथ कोई आदमी आता था, वो बग्गी में आता था, उनके साथ वो ही आते थे। तो घर पे ले आए। उनको होश आया इलाज विलाज करने के बाद 2-3 दिन बाद। तो उन्होंने पूछा किसी ने, भाई तुम कौन हो, और यहां ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर पंडित जी तो ले आए, लेकिन तुम हो कौन? उस जमाने की बातें थी। तो उन्होंने कहा मैं तो सफाई कर्मी हूं, वाल्मीकि समाज। भाई तुम हमारे घर में रहे 3 दिन, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, ये क्या हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे व्याख्यान देने। तब तक घर में बहुत लोग आ गए, बड़ी पंचायती हुई, क्या हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहा साहब आप किसको ले आए? अच्छा उस समय ये व्यवस्थाएं थी। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? कि साहब जिसको आप लेकर आए वो तो सफाई कर्मी है, वाल्मीकि समाज का आदमी है। कहा नहीं 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 नहीं, मेरा वो भाई है, इसलिए लेकर आया हूं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी फ्रेटर्निटी को प्रमोट कर रहे थे। इसलिए बाबा साहब ने कहा हमारे ये संविधान के जो स्तंभ हैं वो 3 होंगे, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। लेकिन आगे जब उन्होंने पूछा उनके रिश्तेदारों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रिश्तेदार, साहब भाई कैसे हुआ आपका? आपको तो आप तो ब्राह्मण हो और ये वाल्मीकि समाज का है, ये तो अनटचेबल है, ये भाई कैसे हुआ आपका? तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जवाब दिया वो ही महत्वपूर्ण है, वो ही प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कहा सुनिए, ये बाहर की सफाई करता है, बाहर जो गंदगी दिखती है ना पार्क में कहीं और, तो ये बाहर की सफाई करता है, और जो मनुष्यों में गंदगी होती है उसकी सफाई मैं करता हूं, इसलिए हम दोनों भाई हुए। तो जोरदार ताली बजाओ साहब से। जैन साहब क्या कर रहे हो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए? ये फ्रेटर्निटी है, ये फ्रेटर्निटी है। ये बाहर की सफाई करता है, मैं अंदर की सफाई करता हूं, अंदर भी गंदगी बहुत है। ये फ्रेटर्निटी है जिसको प्रमोट करने के लिए ये
कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी को भी पायलटिंग किया बाबा साहब ने, पर एक आर्टिकल बाबा साहब ने पायलट करने से मना कर दिया, वो था 370। जितने भी आर्टिकल थे संविधान सभा में चर्चा के लिए सबसे पहले बाबा साहब बोलते थे, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द आर्टिकल, हम कौन से चैप्टर में इसको ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये सब कहते थे। उसके बाद चर्चा होती थी, किसी आर्टिकल पे आधे दिन, किसी आर्टिकल पे पूरे दिन, किसी आर्टिकल पे 2 दिन, किसी आर्टिकल पे 3 दिन। उस चर्चा के बाद जवाब भी फाइनल बाबा साहब ही देते थे, फाइनल जवाब बाबा साहब ही देते थे, क्यों हम ले रहे हैं, क्यों जरूरी है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोले हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोले हैं सबसे ज्यादा। लेकिन 370 में क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको पायलट नहीं करूंगा। लेकिन नेहरू जी की जिद थी, ये तो आना ही चाहिए, इसलिए वो विदेश में थे, तो भी किसी को कहा भाई कौन पायलट करेगा, तो पायलट वही कर सकता है जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर। तो गोपाल स्वामी अयंगर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उनकी ड्यूटी लगाई। और बाबा साहब जिस दिन अस्पताल में दिखाने गए थे, अपना कुछ प्रॉब्लम थी उसको, उसके समय में जल्दी जल्दी पास किया, जल्दी जल्दी। उस समय भी उन्होंने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने आते ही कहा, आज क्या काम किया कि साहब आज वो 306A जो आर्टिकल काफी समय से पेंडिंग था, वो आज पास कर दिया हमने। भाई क्या किया आपने? आपको ध्यान है ना, आर्टिकल जो पास हो रहे थे उनके नंबरिंग लग रहे थे। तो ये जो जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जे देने का जो आर्टिकल था वो 306 था, तो 306 पास हो गया। उन्होंने कहा ये तो पास हो गया दूसरा, तो इसको तो 306 ही रखना है, तो बोला ए कर दो, ए कर दिया, वो पास करना है। लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया, तो दूसरे आर्टिकल होते गए। जब बाबा साहब जिस दिन थोड़े समय अब्सेंट रहे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 2-4 घंटे, उस समय इसको समय का फायदा उठाया और गोपाल स्वामी अयंगर को कहा कि तुम इसको लो और जल्दी जल्दी पास कर दो, और जल्दी जल्दी पास कर दिया। जब बाबा साहब आए तो उन्होंने कहा क्या करा आपने, ये तो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ आपने ये आर्टिकल पास कर दिया। बहुत बड़े देशभक्त थे बाबा साहब। उन्होंने कहा कश्मीर के लोगों को अनाज हम उपलब्ध कराएंगे, कश्मीर के लोगों को सिक्योरिटी हम देंगे, कश्मीर के लोगों को मुद्रा की व्यवस्था हम करेंगे, उनको सुरक्षा भी हम देंगे, और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाएगा, उनका झंडा अलग होगा, उनका संविधान अलग होगा। ये क्या कर दिया आपने? हम देश की एकता को ठीक करने के लिए यहां बैठे हैं। ऐसे तो मैं बड़ौदा से पढ़ के आया हूं, मेरे बड़ौदा राज्य भी विशेष प्रावधान मांग रहा है, मैंने दिए हैं क्या? इसका मतलब बाबा साहब सच्चे देशभक्त थे, इसलिए 370 का उन्होंने पायलटिंग ने करने से मना कर दिया। और अब सच्चे देशभक्त एक नरेंद्र मोदी आए हैं जिन्होंने 370 धारा को हटा ही दिया। तो ये किशोर मकवाना जी के लिए बधाई देते हुए, क्योंकि हमें निकलना ही पड़ेगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी विद्यार्थी आए हैं, इंक्लूडिंग जैन साहब और हमारे राम को आरजी धानुका जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आपके ओजस्वी भाषण के लिए हार्दिक आभार अर्जुन जी भाई साहब। आप सदैव एक अभिभावक के नाते हमको स्नेह देते हैं। आप आए, हम अनुग्रहित हैं। माननीय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी का हार्दिक आभार कि वे यहाँ पधारे और इसका समारोह को गरिमा प्रदान की। किशोर भाई का आभार कि यह पुस्तक उन्होंने लिखी सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए। इस सभागार में उपस्थित सभी लेखक, पत्रकार, समाजधर्मी, आप सबका अंतर्मन से आभार कि आपने आज आकर इस समारोह को गरिमा दी, समर्थन दिया।